हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 21 जनवरी का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज के क्लास में 21 अगस्त का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इसका सीबीटी 1 का मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर पर एक वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि करके गणना किए जाने पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की राशियों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए वार्षिक दर यहाँ पर 10% है। अगर वार्षिक कैलकुलेट करेंगे तो एक साल में 10% ही ब्याज मिलेगा। ठीक है, लेकिन अर्धवार्षिक जब कैलकुलेट करेंगे तो 5-5% का 2 साइकिल यहाँ पर बनेगा। तो इसका इफेक्टिव परसेंटेज कितना हो जाएगा? 5+5+5 × 5 × 100 करके निकालते हैं, यही इसका फॉर्मूला है। तो ये कितना हो जाएगा? 5×5=10, इधर हो जाएगा 0.25, तो कुल मिला के हो गया 10.25%। तो इसका अंतर पूछ रहा है, तो कितना का अंतर है? 0.25% का अंतर है। तो मूलधन है हमारे पास 10,000, तो इसका 0.25% कितना होगा? 25 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करना है। देखिए ये किसका वर्गमूल है? 125 का। ठीक है, तो यहाँ पर 6 अंक के पहले दशमलव है, तो वर्गमूल में कितना अंक के पहले आएगा? 3 अंक के पहले दशमलव आएगा। उसके बाद ये है 16 का स्क्वायर, ये ठीक है। तो अगर 16 बाहर करेंगे तो यहाँ पर 4 अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ पर 2 अंक के पहले होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक साथ काम करते हुए ए, बी और सी किसी कार्य को 4 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के इसको 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि कार्य शुरू करने के बाद बी कार्य छोड़ देता है। ठीक है, देखिए कार्य शुरू करने के बाद बी कार्य छोड़ देता है। बी काम किया नहीं, काम शुरू हुआ और बी छोड़ के चला गया। और ए और सी कार्य के बचे हुए हिस्से को 6 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि ए प्लस सी जो है कार्य को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। यहाँ लिखा है बचे हुए हिस्से। ठीक है, तो ये फंसाने के लिए दिया है, क्योंकि बी कोई काम किया ही नहीं, काम शुरू हुआ बी चला गया, तो यहाँ पर पूरा काम ए सी मिलके कितना दिन में करता है? 6 दिन में। कहने का मतलब यही है। तो पूरा काम कितना हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम 12 यूनिट। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। पूछ क्या रहा हमसे? यदि बी को अकेले कार्य करना होता तो पूरा कार्य कितने दिन में करता? यहाँ देखिए ए प्लस सी है 2 यूनिट और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का है 3 यूनिट। तो बी का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 1 यूनिट पर डे। ठीक है, तो पूरा काम है 12, तो 1 यूनिट के हिसाब से 12 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 दिन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ये समीकरण है, इसके द्वारा प्रदर्शित रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्लोप। तो लीनियर इक्वेशन का स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्लोप निकाल लेंगे हम लोग -a/b करके, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -x का गुणांक नीचे देंगे y का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 4 है, तो इसमें लगाएंगे तो क्या होगा? -4, और नीचे आ जाएगा ये y का गुणांक क्या है? 6। इसको कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, -2/3 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 2 ट्रेनें एक ही समय पर चलना शुरू करती है। ट्रेन ए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए शहर एम से एन तक जाती है। ठीक है, 2 शहर हैं एम और एन। ट्रेन ए जो है वो इधर से इधर की ओर जाती है, एम से एन की ओर, जबकि ट्रेन बी शहर एन से एम तक जाती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी 960 किलोमीटर है। यानी एम से लेके एन तक का दूरी कितना है? 960 किलोमीटर। यदि दोनों ट्रेनें 8 घंटे बाद एक दूसरे को पार करती है तो ट्रेन बी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ट्रेन ए का जो औसत चाल है वो कितना यहाँ पर दिया हुआ है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर देखिए दोनों शहरों के बीच का जो दूरी है 960 किलोमीटर, इसको दोनों ट्रेन मिल के, जब दोनों ट्रेन, एक ट्रेन इधर से जाती है और एक ट्रेन इधर से आती है, दोनों ट्रेन एक साथ चलती है तो उसको कितना टाइम लगता है? 8 घंटा। ठीक है, दोनों ट्रेन जहाँ पर मिलेगी तो वहाँ पर कुल डिस्टेंस कवर हो जाएगा। इसका मतलब दोनों ट्रेन का रिलेटिव स्पीड दोनों का योग के बराबर हो जाएगा।
तो 8 घंटा टाइम लग रहा है, तो दोनों ट्रेन का जो स्पीड होगा यानी कि ए प्लस बी दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा यहाँ से, टोटल डिस्टेंस है 960 और टाइम लग रहा है इसको 8 घंटा का, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जिसमें ए का कितना है, ए प्लस बी का है 120, ए का है 54, तो बी का निकालेंगे कैसे, 120 में 54 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। विनोद और मनोज के वर्तमान वेतन का अनुपात 6-7 है। ठीक है, विनोद है और मनोज है, वर्तमान वेतन का अनुपात है 6-7। उसके बाद क्या हुआ, दोनों के वेतन में 16,000 की वृद्धि होती है, तो यह अनुपात 8-9 हो जाती है। यह अनुपात कितना हो जाती है, 8-9। वृद्धि कितना हुआ है, 16,000 प्रत्येक में, तो यहाँ पर 16,000 लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, नियम क्या है, अंतर लेते हैं गुना करके, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिफरेंस लेंगे। 9 छके 54, 7 8 56, 54 और 56 का डिफरेंस आ रहा है 2। इस 2 का वैल्यू होगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, यानी कि इन दोनों को गुना करेंगे और इन दोनों को, तो ये कितना हो रहा है, 16 नमा 144 और 16 अट्ठा 128, आ जाएगा 16,000। तो एक यूनिट का यहाँ से कितना आ गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8,000 आ गया। पूछ रहा है मनोज का वर्तमान वेतन, मनोज का कितना है, देखिए ये है वर्तमान वेतन 7 यूनिट, तो कितना हो जाएगा, एक का 8 है तो 7 का कितना होगा, इसका भी 8 गुना करेंगे, यानी 7 गुना 8,000, ये हो जाएगा 56,000। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। इसको निकालना है, देखिए कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3, माइनस है माइनस देंगे 1/2 गुना, कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 2 काट देते हैं, इसको घटाना है, यानी कि √3 गुना √3 करेंगे 3 होगा, -1 और नीचे रहेगा √3, 2/√3 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 18 और 14 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, 1/2 गुना d1 d2 करना है, यानी 18 गुना 14, घटाएंगे 9 बार में, 9 गुना 14 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक तीर्थयात्री ने 7.5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर और कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बैलगाड़ी पर बैठकर तय की। पैदल चलकर तय की गई दूरी याद कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको आप समीकरण बना के भी कर सकते हैं और एलिगेशन लगा के भी कर सकते हैं। तो समीकरण में थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको एलिगेशन से करते हैं। देखिए जब चाल पर एलिगेशन लगाएंगे तो हम लोग को समय का अनुपात प्राप्त होगा। यहाँ पर जो पैदल चली गई दूरी है उसका चाल कितना है, 4 किलोमीटर। ठीक है, और बैलगाड़ी द्वारा 12 किलोमीटर, और कुल मिलाकर जो ओवरऑल इसका स्पीड होगा वो कितना होगा, 7.5 घंटा में 50 किलोमीटर तय किया। तो इसको डिवाइड करेंगे 7.5 से, तो कितना आएगा, 25 दूना 50, 25 तिया 75, यानी नीचे 0.3 आ रहा है। पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ 0 आएगा, यानी कि 20/3, ये हो गया ओवरऑल यानी कि एवरेज स्पीड, तो वो बीच में लिखते हैं हमेशा। अब यहाँ फ्रैक्शन आ रहा है, तो हम लोग फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे क्या है, 3 है, तो 3 में पूरा स्ट्रक्चर में 3 से गुना कर देंगे, तो क्या होगा, इसमें भी 3 से गुना होगा, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पर करते हैं, 4 तिया 12 हो जाएगा, उसके बाद 12 तिया 36 हो जाएगा, इधर 3 3 तो कट जाएगा, बचेगा 20। अब यहाँ पर डिफरेंस लेंगे, 16 और 36, 20 और 36 का डिफरेंस 16, इधर 12 और 20 का डिफरेंस 8। ठीक है, तो 16 और 8 आया है, तो इसको कटाएंगे तो 8 का 8, 8 दूना 16, 2:1 आया है। ये क्या है, ये समय का रेशियो है, टाइम का। देखिए 2 और 1 कितना होता है, 3 यूनिट। इस 3 यूनिट का वैल्यू होगा कुल समय के बराबर। कुल समय कितना है यहाँ पर, देखिए 7.5 घंटा। ठीक है, 7.5, तो 1 यूनिट के यहाँ से कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। ठीक है, अब देखिए पूछ क्या रहा हमसे, पैदल चलकर तय की गई दूरी, तो पैदल में कितना समय लगा होगा, यहाँ देखिए पैदल वाला बायां भाग है, लेफ्ट साइड का तो है 2 यूनिट, तो एक का वैल्यू 2.5 है, तो 2 का कितना आएगा, 5 घंटा। 5 घंटा समय लगा है जब वो पैदल चल रहा है, लेकिन पैदल चलने का स्पीड कितना है, 4, तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, 4 गुना 5, यानी कि 20 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य का 25% हिस्सा 3 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए पूरा काम कितना दिन में करेगा, देखिए 3 दिन में 25%, तो 100%, 3 चौके 12, इधर भी 25 के 100% हो रहा है, तो इसका भी 4 गुना करेंगे, यानी कि
12 दिन में कंप्लीट करेगा। उस आगे कह रहा है बी उसी कार्य का आधा हिस्सा 18 दिन में करता है, तो बी पूरा हिस्सा कितना दिन में करेगा? पूरा काम करेगा 18 दूना 36 दिन में। तो टोटल काम इन दोनों का एलसीएम 36 मान लेते हैं। 12 तिया 36, 36 एका 36, एक आ रहा है, इधर 3 आ रहा है। अब क्या कह रहा है? वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? टोटल कार्य है 36, दोनों का कुल इफिशियंसी कितना होगा? 3 और 1 4, तो 4 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 9 दिन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 3 बक्सों का वजन 4, 5 और 11 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से कौन सा इन बक्सों के किसी भी संयोजन का किलोग्राम में कुल वजन नहीं हो सकता है? देखिए 4 5 9 11, 20 हो रहा है, 20 किलो है, ठीक है, ये हो सकता है। 11 5 16, 16 भी है। 11 4 15, 15 भी है। लेकिन 17 किसी तरह से जोड़ने पे नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नहीं वाला पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंजन में खराबी के कारण एक एक्सप्रेस ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 9/10 चाल से चलती है और 2:28 पीएम के बजाय 2:34 पीएम पर पहुंचती है। उसने किस समय चलना शुरू किया था? देखिए ये स्पीड इसका क्या हो गया? 9/10, यानी जब पहले स्पीड 10 था उसके बाद घट के कितना हो गया? 9। जब ये टाइम का हुआ, ये स्पीड का रेशियो है ये 10:9, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? इसका रिवर्स, यानी कि 9:10। यानी पहले जब 9 यूनिट टाइम लग रहा था, अब कितना लग रहा है? 10 यूनिट। लेकिन यहाँ देखिए पहले पहुँचना था उसको 2:28 में, लेकिन पहुँचा है 2:34 में। यहाँ पर समय का गैप कितना है? 6 मिनट का, ठीक है, 28 से 34। लेकिन यहाँ कितना है? 1 यूनिट का, 1 यूनिट के बराबर करेंगे ये 6 मिनट। ठीक है, तो पूछ रहा है उसने किस समय चलना शुरू किया, तो पहले सामान्य समय हम लोग निकालेंगे या बाद वाला समय, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए 10 यूनिट का हम लोग निकालेंगे, 1 का 6 तो 10 का कितना होगा? 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, यानी 1 घंटा समय इसको लग रहा है। ये सामान्य गति नहीं है, बाद वाला गति है, ठीक है, यानी बाद वाला समय है। बाद वाला समय में इसको 1 घंटा लग रहा है, लेकिन पहुंच कब रहा है? 2:34 में। इसका मतलब 1 घंटा पहले स्टार्ट किया होगा 1:34 पे, तब जाके 1 घंटा लगेगा, पहुंचेगा कितना में? 2:34 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इधर से भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि a प्लस बी 9 है और a² प्लस b² 53 है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ए बी का मान निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे माइनस a² प्लस b² करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। तो ये देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे, यानी a प्लस बी 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, माइनस a² प्लस b² कितना है? 53, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये माइनस करेंगे तो 28 आएगा, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। या नहीं तो अगर फॉर्मूला नहीं याद रखना है तो इसको आप स्क्वायर करके फिर वहाँ से वैल्यू रख सकते हैं। आगे बढ़ते, इसको अपने से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यदि ए का 25% बी है तो 160 का बी परसेंट बराबर होगा। देखिए पूछ क्या रहा है? 160 का बी परसेंट। देखिए इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी का 160%, ये दोनों का मतलब एक ही है। बी का 160 करिए, 160 का बी करिए, एक ही बात है, ये निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, देखिए क्या दिया हुआ? ए का 25% बी है, यानी ए गुना 25% को आप 1/4 लिख सकते हैं, बराबर बी है। अब बी के साथ क्या है? बी का 160% पूछ रहा है, यानी बी तो है ही, का मतलब गुना होता है, 160% पूछ रहा है तो 160 से यहाँ पर गुना करेंगे। जब इस तरफ के हैं तो इस तरफ भी करना ना भूलें, नहीं तो गलत हो जाएगा। 160% को दोनों तरफ गुना करेंगे तो चीज़ बैलेंस रहेगा। तो फाइंड ये करना है, तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं, वही आंसर होगा। 4 से इसको कटाएंगे तो 40% आएगा यहाँ पर, यानी ए का 40%। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ ए के 40% के बराबर होगा, तो ये इसका सही आंसर। आगे बढ़ते, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है πr/l, जो कि हमारे पास दिया हुआ 2200 मीटर ये सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर कितना है यहाँ पर? देखिए 14, एल निकालना है, एल निकालना है, आर पहले से है, उसके बाद एच निकाल सकते हैं, इसको 2200 के बराबर करेंगे। ठीक है, ये 7 दूना 14, 22 से इसको कटाएंगे 100 बार में कटेगा, 2 से इसको कटाएंगे 50 बार में। एल यहाँ से कितना आ गया? 50, यानी तिर्यक ऊंचाई 50 है। और आर देखिए कितना है? आर है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। पूछ रहा है एच,
तो एच कैसे निकालेंगे? एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ट्रिपलेट याद रख सकते हैं, 7, 24, 25 का। यहाँ पर वही ट्रिपलेट का यूज हुआ है। देखिए 25 का 2 गुना किया गया है, 50 हुआ। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 25 गुना 2। 14 को 7 गुना 2, तो 7 है, 25 है, तो यहाँ पर छोटा क्या है? 24 है। लेकिन सब में गुना 2 है, तो यहाँ भी गुना 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर इसमें वैल्यू रखिए, कैलकुलेट करके आंसर निकालिए। आगे बढ़ते हैं। इन सब का माध्य 10 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले ये एक्स का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, इन सब का माध्य कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का जोड़िए। 1, 4, 5, 9, 14, 12, 26, 26, 4, 30, 10, 40, 10, 50, 5, 55, 55, 6, 61, 10, 71, और एक्स है तो प्लस एक्स भी करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे, टोटल कितना नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये एवरेज हो गया, लेकिन एवरेज दिया कितना है? 10। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा? 80, 10 88 हुआ, 71 इधर आएगा, तो बचेगा 9। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 9, तो यहाँ पर 9 जाएगा। ठीक है। अब बहुलक क्या होता है? जो संख्या सबसे अधिक बार आया होता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखिए 9 2 बार आया है, बाकी सब संख्या एक एक बार है, तो इसका बहुलक क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 9। आगे बढ़ते हैं। एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु को 486 में बेचता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि उसने उस वस्तु को 414 में बेचा होता, उसे डैश होता। देखिए 486 में बेचा है, क्या हुआ? 8% का लाभ, यानी कि 108% उसको मिला है। अब वो बेचना चाह रहा है 414 में, तो उसको क्या मिलेगा? 108 बट्टा 486 करेंगे और गुना 414 करेंगे। हमेशा से इस तरह से करते हैं, ठीक है। 414 है। अब इसको कटाएंगे, 9 से कटाते हैं, 9 से 12, 9 से ये 9 पचे 45, 9 चौके 36, 54 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 9 छः के 54, 9 से इसको कटाना है, 9 चौके 36, और 5 बचा, 9 छः के 54 हो रहा है। 6 से इसको 2 बार में, 46 गुना 2, 92% आ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस होता है कितना? 100%। उसको मिल रहा है 92, तो 8% का यहाँ पर क्या है? नुकसान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते। 48 और 54 का एलसीएम क्या होगा? तो इसको इस तरह से छोड़िए, 6 गुना 8 48, 6 गुना 9 54। तो 6 दोनों में कॉमन है, 6 तो आएगा ही, और 9 8 बचा है, तो 9 8 भी यहाँ पर गुना करेंगे। तो इन दोनों तीनों को गुना करेंगे तो 432 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्स का वैल्यू निकालना है, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। देखिए ये है 5x बटा 2 माइनस, इन दोनों को गुना करना है, तो 3 3 कट जाएगा, बचेगा -5/2। फिर माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ पर 5 के 20x, नीचे 3 तिया 9, बराबर 5/6। ठीक है। देखिए ये 3 इसके लिए कटा है, इसके लिए नहीं कटा है, इसमें गुना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें से इसको माइनस करना है और इसको इस तरफ भेजना है। तो यहाँ पर एलसीएम 9 18 आ जाएगा। 2 9 18, 9 5 45 यहाँ पर हो रहा, 45x माइनस इधर 20 दूना 40x, और इस तरफ बचेगा 5/6, इधर से आएगा प्लस में हो जाएगा 5/2। तो ये कितना होगा? माइनस करेंगे तो 5x/18, और इस तरफ एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पर 5 प्लस यहाँ 15 हो जाएगा। 6 से इसको कटाएंगे 3 बार में, यहाँ जोड़ के हो रहा है 20, 20 गुना 3 60 हो रहा है, यानी 5x बराबर 60 हो रहा है। 5 से इसको कटा देंगे 12 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 12। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी पूंजी के 2/7वें हिस्से की वसीयत अपनी पत्नी के नाम पर करता है। शेष पूंजी के 1/3वें हिस्से की वसीयत अपने पुत्र के नाम पर करता है, और शेष बची हुई पूंजी अपनी 3 पुत्रियों में बराबर बांट देता है। यदि प्रत्येक पुत्री को पुत्र के हिस्से के 2/3वें हिस्से के बराबर धन प्राप्त होता है, तो प्रत्येक पुत्री को 2 लाख रुपये मिलते हैं, तो उस व्यक्ति की कुल पूंजी कितनी थी? देखिए यहाँ पर दिया है 2/7, उसके बाद दिया है कितना? 1/3। उसके बाद फिर कह रहा है कि शेष बची हुई पूंजी को अपनी 3 पुत्रियों में बराबर बांटता। 3 पुत्री में बराबर बांटेगा तो 1/3 प्रत्येक को मिलेगा। तो हम लोग ये फ्रैक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, तो कुल पूंजी हम लोग मान लेते हैं टोटल, यहाँ पर जो है इन तीनों का मल्टीपल, नीचे में जो है 7 या 21 या 63 यूनिट। ठीक है। तो वो आदमी अपना वाइफ को कितना देगा? कि वाइफ को कितना दे रहा है? 2/7, यानी कि 63 का 2/7, 7 9 63, 9 दूना 18। वाइफ को 18 दे रहा है, 63 में 18 दे दिया, 63 में 18 दे दिया, बचा कितना?
5, यहाँ पर 4, 45 बचा है। अब ये 45 को क्या करता है, शेष पूंजी के यानी कि 45 को 1/3वें हिस्से की वसीयत अपने पुत्र के नाम करता है। तो इसके बेटे को कितना मिलेगा, इसका 1/3, 45 का 1/3 हो जाएगा 15। ठीक है, अब 45 में 15 माइनस कर दीजिए, बचा है कितना धन, 30 यूनिट। अब आगे देखिए, शेष बची हुई पूंजी अपने 3 पुत्रियों में बराबर बांटता है। अब 30 को 3 में बराबर बांटेगा तो सबको 10-10 मिलेगा। ठीक है, यानी डॉटर को कितना मिलेगा, 10-10। आगे देखिए, यदि प्रत्येक पुत्री को पुत्र के हिस्से के 2/3वें हिस्से प्राप्त होता है, पुत्र का 2/3 है, पुत्री को ऑलरेडी है, ये स्टेटमेंट हम लोग को फंसाने के लिए दिया गया है। तो प्रत्येक पुत्री को 2 लाख मिलता है, लेकिन यहाँ पर कितना मिल रहा है डॉटर को, 10 यूनिट। इस 10 यूनिट का वैल्यू 2 लाख के बराबर होगा। तो यहाँ से 1 यूनिट का कितना आएगा, तो 2 लाख को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20,000। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कुल पूंजी, कुल कितना था यहाँ पर देखिए 63, तो 63 का वैल्यू कितना होगा, 1 का 20 है तो 63 का 20,000 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 126, उस पर 4 जीरो, यानी 1 लाख 12,60,000, 12,60,000 ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है। देखिए ऊपर में 0.1 है, 0.4 है, नीचे 0.2 है, 0.8 है। तो नीचे से यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे प्रत्येक से तो बात बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर में लिखा है 0.1 का क्यूब प्लस 0.04 का क्यूब, और नीचे जब हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 टर्म है और गुना में है तो इसका मतलब 2 पर पावर 3 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पर, फिर यहाँ बन जाएगा 0.1 का क्यूब, और यहाँ क्या बन जाएगा 0.04 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए ऊपर से ये और ये कट जाएगा, काट देते हैं इसको, हमारे पास बचेगा क्या, 1/2 पर पावर 3 कितना होता है, 8। 8 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.125 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी। ये रोहन है और उसका फादर है। 5 वर्ष पहले क्या था, रोहन की आयु की 8 गुनी थी उसकी पिता की आयु, तो रोहन अगर 1 यूनिट का था तो पिता कितना, 8 यूनिट का। और 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु का अनुपात क्या होगा, 10:3, यानी कि इसका पिता 10 होगा और पुत्र यानी रोहन 3 यूनिट का। अब देखना हम लोग को गैप, ये 5 वर्ष पहले है और ये 5 वर्ष बाद है, तो गैप हो गया टोटल 10 वर्ष का। उसी तरह से गुना करके अंतर लेना, 8 या 24 और 10, अंतर आ रहा है 14 का। यहाँ पर कितना आ रहा है, 10×100 और 30 का अंतर 70। यहाँ देखिए 5 गुना है। पूछ रहा रोहन की वर्तमान आयु, तो रोहन का कितना है, 5 साल पहले का आयु 1। ये जो मान आएगा हमेशा ऊपर वाला रेशियो में बैठाना है, ठीक है, नीचे बैठाइएगा गलत हो जाएगा। तो 1 यूनिट का कितना होगा, यहाँ पर निकालते हैं, 5 गुना है तो इसको भी 5 गुना करेंगे यानी कि 5। पूछ रहा है वर्तमान आयु, तो 5 साल पहले का 5 है तो इसमें 5 और जोड़ेंगे तो वर्तमान में हम लोग पहुंच जाएंगे 10 साल, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 0.05 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक सोने के सिक्के का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि सोने का घनत्व इतना है। तो यहाँ पर सोना का सिक्का है तो ये कैसा होगा, बेलनाकार होगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, तो 22/7 गुना r² करना है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुना h, ये मोटाई जो है यही h है, इसका कितना है 0.05, गुना अब कर देंगे घनत्व से। देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व इतना है, तो ये जो गुना करेंगे ये भी क्यूब में आएगा, तो इसको 1 का इतना है तो इतना का निकालने के लिए इतना से गुना करना पड़ेगा, यानी 19.3 से। तो यहाँ देखिए कटने वाला है क्या कुछ, 7 से 7 दूना 14, 5 53, नहीं कट रहा है ये, तो अप्रोक्स लेंगे हम लोग क्योंकि आंसर यहाँ पर बहुत दूर दूर है। तो इसको 3 बार में भी कटा देंगे, 7×21, तो 3 चौके 12 हुआ, 12×5 60। ठीक है, 0.6 यहाँ तक बन रहा है इन तीनों को गुना करने पर। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 19 गुना 6 करते हैं, 19 छके 114 होता है, यह आ गया 11.4, और ये 3 से गुना करना भी बाकी, यानी कि 11.4 से बड़ा ही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, पाइप ए एक खाली टंकी को x घंटे में भरता है, ठीक है, पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 7 घंटे 30 मिनट में भर जाएगी।
एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पाइप बी जो है 15 घंटे में खाली करता है, ठीक है। जब दोनों एक साथ चलता है यानी ए प्लस बी, तो इसको टाइम कितना लगता है 7.5 मिनट का, 7 घंटा 30 मिनट का, यानी कि 7.5 घंटा। तो टंकी का कैपेसिटी इन दोनों का एलसीएम 15 यूनिट होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो अब एक्स का मान पूछ रहा है, एक्स किसका है, ए द्वारा लिया गया समय है। तो यहाँ देखिए ये जो बी है ये खाली करने वाला, ठीक है, तो इसको माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पर ए बी का है -1, ए प्लस बी का है 2। तो यहाँ से ए का कितना हो रहा होगा, 3 यूनिट रहा होगा, क्योंकि 3 ए का है और बी का 1 है, -1 है, तब जाके 3 - 1 2 होगा यहाँ पर। तो ए का जो कार्य क्षमता है वो कितना होगा, 3 यूनिट/आवर। तो वही पूछ रहा है कि ए को कितना समय लगेगा, तो 3 से 15 को डिवाइड हम लोग कर देंगे, तो ये कितना आएगा, 3×5 = 15, 5 घंटा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है, ये दिया होगा, यहाँ पर कोष्टक है, ठीक है, कोष्टक को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 5 से 3 बार में कटेगा, 3 से इसको कटाएंगे 14, ये आ गया 14। ये देखिए ये गुना करके 180 होगा, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12, और ये +8 है। तो पहले 14 और 8 22 होगा, 22 में 12 माइनस करेंगे, ठीक है, यानी कि ये 8 यहाँ पर ले आते हैं, 14 8 22 हुआ। अब 22 में 12 माइनस करना है तो कितना बचेगा 10। अब यहाँ पर आगे क्या है, 12 है -20%, यानी कि 20/100 गुना, गुना के बाद क्या है 10 आया है, तो 10 देंगे, यहाँ पर 0 0 काट देते हैं, ये भी काट देते हैं, 12 में 2 माइनस करेंगे तो 10 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।